यस सर। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसा होगा? थर्मोडायनेमिक्स, ट्रांजिशन स्टेट थियरी। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स मतलब इसमें थर्मोडायनेमिक्स टर्म से भी रिलेट करना पड़ेगा, जैसे गैस फ्री एनर्जी से लास्ट में रिलेट करना पड़ेगा, तो थर्मोडायनेमिकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिकली हो जाएगा। ठीक, आइए कंसीडर ए बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, नोट डाउन। कहाँ तक आया है? स्टेट थ्योरी। ए प्लस बी एक्टिव मास ऑफ ए स्टार बना है कि नहीं? वहाँ तक बना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी यहाँ तक लिखा है आपने कि एक रिएक्टेंट ए दूसरा रिएक्टेंट बी मिलकर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एक्स स्टार बनाते हैं, और जो डिकम्पोज होता है तो प्रोडक्ट देता है। यही आपका ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। यही बनता है आपका, क्या बनता है यहाँ? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब आप जान लीजिए यहाँ दो तरह का रिएक्शन है, एक तो रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आती है, उस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये देखिए, यह जो रिएक्शन होता है यह एरो अग्र दिशा में होता है, ठीक, जिसका रेस्ट कांस्टेंट K1, और यह जो नीचे वाला है आधा एरो यह बैकवर्ड दिशा में आता है, पीछे आता है, जिसका रेट कांस्टेंट K2। एक समय आता है जब इक्विलिब्रियम आती है, आती है इक्विलिब्रियम, उस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ, इसका रेट निकालेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकलेगा, इसका निकालेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम का अवस्था आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, उस समय रेट कांस्टेंट K स्टार लिखा जाता है, जो होता है K2/K1। बात समझ में आई? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मैं इसका रिएक्शन लिखूंगा, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इक्वल टू K1 एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B, ठीक, और जब दूसरे का लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो K2 एक्टिव मास ऑफ X स्टार लिखूंगा कि उसकी इस समय यह रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है। इक्विलिब्रियम आती है तो कहा जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब K1 एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B इज इक्वल टू K2 एक्टिव मास ऑफ X स्टार। क्या हो जाता है? तो X स्टार निकालना होता है हमें, तो मिलता है, ये देखिए मिलेगा K1/K2 एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। यही आपका होता है रेट कांस्टेंट, जिसको कहा जाता है K स्टार एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। यह आपका इस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब यह निकालना होगा तो उल्टा हो जाता है, ठीक, K2/K1 लिखिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K स्टार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K स्टार फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K स्टार, K लिखिएगा उसके बाद स्टार लगाइएगा। K स्टार फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज गिवन एज, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अब अगर मुझे यह निकालना है K स्टार, तो इसको लिख सकता हूँ एक्टिव मास ऑफ X स्टार अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ये चीजें कहाँ से आई? देखिए यहाँ से आती है, क्योंकि ये यहाँ नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि ये जूनियर क्लासों के लिए है, ठीक, इससे पहले आप पढ़े हैं इसलिए इसको नहीं बताया जाता, ठीक। एक इक्वेशन यह बन सकता है, या बन सकता है X स्टार इज इक्वल टू K स्टार एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, ठीक। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आता है, ये डेरिवेशन है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है। अब चूंकि कई बार लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े हैं, ठीक, आगे चलें। ये आपका मुख्य है, ये तो समझाने के लिए था कहाँ से आता है।
ठीक है, बात समझ में आई? और अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो यहाँ से लिखे वो डायरेक्ट, तब ऐसे लिखेगा, ये नहीं लिखेगा ये चीज़, यहाँ से लिखकर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है इसको। ये तो हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन से, कहाँ से हो गया? अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट थियरी। समझिए, अभी हमने क्या पाया? अभी हमने ये पाया कि यह रिएक्टेंट टूटकर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया है। हमें अभी इतना पता चला है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस रेट से बनेगा। अब हमको जाना है, हमको तो प्रोडक्ट बनाना है ना, हमको कहाँ जाना है? हमको तो प्रोडक्ट बनाना है ना, इंटरमीडिएट तो बनाना है नहीं, हमको इंटरमीडिएट नहीं बनाना है। कितना बना कितना नहीं बना इससे हमसे मतलब नहीं, हमसे तो प्रोडक्ट से मतलब है। बस समझे? जैसे आप कितना पढ़े उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि आपने एग्जाम में कितना लिखा, जब मैं कॉपी जांचूंगा तो मुझे उस चीज से मतलब होता है। आप साल भर में कितना पढ़े हैं हमसे उससे मतलब, आपको कितना याद हुआ कितना भूल गए उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, उससे आपको मतलब है कि हमने कितना पढ़ा। इंटरमीडिएट यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अपने आप से मतलब है कि कितना वह बना। अब बनने के बाद भी विकल्प है कि वह टूट सकता है। इधर हमारे काम का क्या होगा? हमारे काम का वह होगा जो यहां से यहां पहुंचेगा। बात समझिए, जैसे ये हमने लिया 100, इस माध्यम से ऊपर वाले एरो से बना 80, ऊपर वाले एरो से, और नीचे वाले एरो से 20 टूट गया। हमारे काम का ये 60 बचा। अभी यह 60 अगर यहां आ गया तो मेरे काम का 60 ही रहा, ये 80 नहीं ना मेरे काम का। क्यों? 20 तो वापस हो गया। तो मेरे काम का वह है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटकर प्रोडक्ट में आता हो। यानी अब हमें वह रेट चाहिए जो यह टूटकर इसमें आता है। जैसे आपने देखा बेटा कभी कभी कि a प्लस बी डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट एक स्टेप में लिख दिया। अब समझिए a प्लस बी की जगह हमें क्या बना? x स्टार। हमें x स्टार से प्रोडक्ट मिलेगा, न कि a बी से। हमें a बी से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें किससे मिलेगा? x स्टार से। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि 100 में से 80 यहाँ आ गया, 80 में से 60 यहाँ आया, बाकी कहाँ गया? बाकी टूट गया, बाकी टूट गया। तो हमें तो 60 से मतलब है। किससे मतलब है? कि इस 80 में 60 ही मेरे काम का है और 20 कहाँ चला गया? वापस हो गया। ठीक, तो ट्रांजिशन स्टेट थियरी यही कहती है कि जो रेट ऑफ प्रोडक्ट होगा वह इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड होगा इसके कंसंट्रेशन पर। इसी रिएक्शन को मैंने दो भागों में किया है, पहले भाग में ये, दूसरे भाग में ये। तो प्रोडक्ट का अगर मैं रेट लिखूंगा तो इस पर डिपेंड होगा, एक्स पर डिपेंड होगा ना, कि इस पर डिपेंड होगा? नो, एक्स स्टार पर डिपेंड होगा, क्योंकि एक्स स्टार टूटकर प्रोडक्ट बदल रहा है, न कि ए बी टूटकर प्रोडक्ट में बदल रहा है। ट्रांजिशन स्टेट यही थियरी कहती है। ठीक, लिखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थियरी, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थियरी, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थियरी, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction is the number of activated complex, is the number of activated complex, comma, which pass over the energy barrier, over the energy barrier in a unit time, unit time, full stop. This term is equal to the, this term is equal to the concentration of activated complex
multiplied by the frequency at which the complex would decomposes into product। ठीक, बस हो जाए। ये कहना क्या चाह रहा है? ट्रांजिशन स्टेट थियरी कहती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह उस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की संख्या पर डिपेंड होगा जो पर यूनिट टाइम में एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है। ये एक्स स्टार पर डिपेंड होगा। किस पर डिपेंड होगा? एक्स स्टार पर। और एक्स स्टार में भी खास बात है कि एक्स स्टार के उन नंबरों पर डिपेंड होगा जो पर यूनिट टाइम में इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे। जो नहीं क्रॉस कर रहा है एक्स स्टार, उनकी संख्या पर डिपेंड नहीं होगा। 10। अतः नीचे आइए, रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt लिखा जाता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का वह कंसंट्रेशन जो डिसोसिएट होता है। क्या होता है? रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इक्वेशन नंबर 3 आइए। कितना आइए? इसको कर लीजिए 3। ठीक, अब देखिए 2 और 3 को देखिए। एक्स स्टार की वैल्यू 2 से उठाकर 3 में रखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी में राइट आप लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू के स्टार, यहां से रखा हूं, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी इंटू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, बस समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब डीकंपोज हो गया, यानी हमको निकालना है रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। समझिए जरा से, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ बना हुआ है एकदम ट्रांजिशन थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर एकदम टॉप पर। ठीक, और यहाँ इसकी स्थिति बहुत ही क्या है? बहुत ही ऐसी है, डमाडोल की स्थिति है। यानी साधारण परिस्थिति इसके पास नहीं, तलवार की धार पर चल रहा है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तलवार की धार पर है। थोड़ा सा मिस हुआ तो जिंदगी, थोड़ा सा मिस हुआ तो मौत। यानी अगर ये डगमगाया और अगर सही ऊर्जा लेकर नहीं डगमगाया तब तो लौट आएगा वापस, यानी प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। यानी आप परीक्षा जाने वाले हैं, एकदम तैयार हैं, पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वह घड़ी आपके लिए कैसी होती है? बहुत ही सतर्कता वाली घड़ी होती है। जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो सही सलामत एग्जाम सेंटर पर पहुँचे, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। इना 180 की स्पीड से मोटरसाइकिल चला उलट गया, पहुँचे के कॉलेज में, पहुँच गया हॉस्पिटल में। ठीक, वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप सही सलामत पहुँचे। ठीक, अब अगर सही से ऊर्जा इसको सप्लाई हुई, सही से ऊर्जा सप्लाई की गई इसको, तब तो ये बदलेगा। यानी इसको चाहिए वाइब्रेशनल एनर्जी।
क्या चाहिए? वाइब्रेशनल एनर्जी चाहिए इसको। वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है ई वाइब्रेशनल अपान एच होती है, ई वाइब्रेशनल अपान एच होती है। ठीक, अभी आपने फार्मूला देखा होगा E इक्वल टू एच न्यू, तो ये न्यू इक्वल टू हो गया E बाई एच, यानी यह वो फ्रीक्वेंसी है जो इसको सप्लाई की जाएगी। मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी है E बाई एच। अगर इस समय रिएक्शन को सप्लाई कर दी गई तो रिएक्टेंट कहाँ चला जाएगा? ये कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट में। अगर इससे कम वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी दी गई, ये कहाँ चला जाएगा? यानी यह जो न्यू है हमारा E बाई एच एकदम एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। अगर इससे कम दी गई तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट ना होकर डीएक्टिव हो जाएगा। कहाँ जाएगा? रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा। यानी यह जो मात्रा है वह E बाई एच के है। अब E कैसा होना चाहिए? E मतलब एनर्जी, एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी होनी चाहिए। क्यों? कि अपने स्थान से इधर वाइब्रेट करे और अपने स्थान से, यह मैंने भी सीखा कि ये एक टर्म आएगा कि वाइब्रेशनल एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वाइब्रेशनल एनर्जी सही है तो राइट साइड में आएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी कम है तो लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट साइड आने का मतलब रिएक्टेंट, राइट साइड जाने का मतलब अब वह न्यू E बाई एच। अभी चूंकि वाइब्रेशनल दिया गया है इसलिए E वाइब्रेशनल नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? E एनर्जी ही है, लेकिन किस प्रकार की दी गई है उसको। एनर्जी बहुत होती है, जैसे पैसे की उष्मा होती है, हीट होती है, फ्यूल की एनर्जी होती है, बहुत प्रकार की एनर्जी है। किस प्रकार की एनर्जी दी गई आपको ना? भाई आपको दूर यात्रा करनी है तो मनी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक प्रकार से एनर्जी है। आप उससे खाएंगे पिएंगे सेसरा पहुंच जाएंगे। पता चला खाली खाना ही दे दिया और रास्ते में खाना खत्म हो गया, विटामिन ना आएगा तब कब हो? दौड़ाई जवाना, चलो तुम्हें फल दे दिया, मीठा दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, जा हुआ कि यहाँ पहुँच जा, मतलब पैसे ना दिया, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। तब या तो उतनी फ्यूल हम दें एनर्जी, तो ये एनर्जी किस रूप में हुई? फ्यूल के रूप में। हमें यहाँ पर किस रूप में देनी है बेटा? वाइब्रेशनल एनर्जी देनी है। इसलिए इस E के स्थान पर हमें E वाइब्रेशनल लेना पड़ेगा। नीचे आइए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स would, WOULD, would decomposes only if enough, पर्याप्त, enough vibrational energy is supplied, SUPPLIED, supplied to the system ठीक है क्या? बात समझ में आई? देखिए अब डेफिनेशन में चलो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू E वाइब्रेशनल अपान H, E वाइब्रेशनल अपान H। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। E वाइब्रेशनल एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी है, टेम्परेचर T है। क्या है? एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी लिख लीजिए। E वाइब्रेशनल इज इक्वल टू एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी, E वाइब्रेशनल इज इक्वल टू एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी एट टेम्परेचर T, और H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। ठीक, लेकिन जो E वाइब्रेशनल होती है, बट E वाइब्रेशनल इज इक्वल टू KT होती है। क्या होती है? KT, बट E वाइब्रेशनल इज इक्वल टू KT। ठीक, चूंकि सिंस जो K है, सिंस जो यह K है वह R बाई M है। क्या है? R बाई
एन। इसका मतलब ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू आर टी बाई एन हो गया। अब यहाँ रख दूंगा ई वाइब्रेशनल की जगह आर टी बाई एन, आर मिटा दूंगा। तब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, शॉर्टकट में लिखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगी आर टी बाई एन एच। यहाँ रखा हूँ ई वाइब्रेशनल की जगह आर टी बाई एन रखा हूँ, ठीक। तो आर टी बाई एन एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर टी बाई एन एच हो जाएगा, ठीक। बात समझ आ रही नहीं? अब ये कहाँ ले जाएंगे हम? dx बाई डी टी में जो यहाँ समीकरण लिखा था जिसमें ये था, ठीक ना? ये था इक्वेशन नंबर 4 था, क्या है? 3 था। dx बाई डी टी इक्वल टू मास ऑफ A इनटू मास ऑफ B इनटू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तीन के बाद ओके 4 कैले, ओके 4 कैले, एक 5 कैले और एक 6 कैले, एक 4 कैले। जहाँ dx बाई डी टी इक्वल टू के स्टार एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B इनटू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब आ जा 6 और इनमें 4 में 6 और 4 से ना, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 4 वी में राइट हमारा घड़ी भी गड़ी है, आपको थोड़ा टाइम देख लिया। dx बाई डी टी इज इक्वल टू के स्टार एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू आर टी बाई एन एच। आर टी बाई यहाँ पर इसके स्थान पर रेट ऑफ डिसोसिएशन का स्थान पर आर टी बाई एन एच लिखा गया है, ठीक। आ गया? हाँ। अब जरा सा समझिए, सब लोग आ गए कि नहीं जी? अब जरा सा समझिए, मैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। किसकी? बाई मॉलिक्यूलर A प्लस B प्रोडक्ट देता है P। अगर इसका रेट लिखा जाए, इसका रेट लिखा जाए dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ये भी बाई मॉलिक्यूलर का रिएक्शन है बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ है, लेकिन वो डायरेक्ट है। वो भी तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है लेकिन उसमें इंटरमीडिएट नहीं बना है, ठीक। और दोनों के रेट बराबर होंगे क्योंकि दोनों कैसे हैं? बाई मॉलिक्यूलर है, सेम रिएक्टेंट है। A प्लस बी वहाँ भी था, A प्लस बी यहाँ पर। बस समझ में? जैसे H प्लस Cl बाई मॉलिक्यूलर हो गया। एक बार इंटरमीडिएट के साथ में रिएक्शन बनाओ, एक बार डायरेक्ट बनाओ, दोनों का रेट एक जैसा होगा। दोनों का रेट लिखा नीचे। वी नो दैट फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, वी नो दैट फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, अगर ऐसा है तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ये कैसा है? बाई मॉलिक्यूलर का डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक। अब दोनों रिएक्शन चूंकि एक ही रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक बस इंटरमीडिएट के था। एक जैसे है कि अगर कोई आपके घर जाए और ये कहे कि बच्ची अभी कहाँ है, लेकिन कहीं स्कूले गए, ये डायरेक्ट हो गएगा। दूसरा का जब हमरे ना रहे तो कहीं 9:30 बजे यहाँ से निकली है, यहाँ चौराहे गए, नो चौराहे से ऐसे मुड़ी, नो चौराहे से ऐसे मुड़ी है, आगे पीपर के पेड़ पड़े उसे मुड़ी है, आगे के दुकान पड़े उसे मुड़ी है, आगे के स्कूल वहीं पढ़ा गया। जबकि आप सीधे भी बता सकते थे कि स्कूल गई है, फला स्कूल गई है, या पूरा रास्ता बतावत किया हुआ अयत स्कूल में, यानी रेट तो एक ही होगा। फर्क है कि एक पाथ फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है।
पाथ फंक्शन मतलब पूरे रास्ते का वर्णन करते हुए बताया जाए, और स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल, घर और सीधे बता दिया जाए फला स्कूल में, ये स्टेट फंक्शन है। तो ये देखिए स्टेट फंक्शन है, इनिशियल टू फाइनल, और ये पाथ फंक्शन से हो रहा है, फला जगह से फला जगह गई है, फला जगह से फला जगह गई है। ठीक, बात समझ में आई? जबकि दोनों ग्रेड कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, क्योंकि आप जब घर से चले थे तो आपको ये नहीं पता था कि मेरे घर वाले दो विधि से बताएंगे, तो हमें कुछ दूरी तक तेज चले था, कुछ दूरी धीमा चले था, स्कूले जाए कि ना हो, ऐसा आपके दिमाग में कुछ नहीं होता। रिएक्शन के दिमाग में भी कुछ नहीं होता, वो यहाँ से चला आके इंटरमीडिएट बना, प्रोडक्ट बना। उसको ये थोड़ी पता है क्यों खड़ा देखा था कि इंटरमीडिएट कैसे बना था, उसको ये नहीं पता है। ठीक, लिखा फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 वी ले राइट वी में। अब अगर आप और अच्छा लिखना चाह सकते हैं तो बता सकते हैं इक्वेशन 7 एंड 8 रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन, देयरफॉर मस्ट बी आइडेंटिकल, देयरफॉर मस्ट बी आइडेंटिकल। अब निकाल लीजिए ए एक्टिव मास ऑफ ए, बस एक मिनट, एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्टार एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी इंटू RT बाई NH, RT बाई NH। हमें के स्टार चाहिए, देखिए ये दोनों चीजें कटने वाली हैं, तो के स्क्वायर टू हो जाएगा, इधर भी भाग जाए, के स्क्वायर टू हो जाएगा के स्टार, के स्क्वायर टू हो जाएगा के स्टार इंटू RT बाई NH। ये इक्वेशन नंबर 9 यहीं पर छोड़ दो, अब आगे डेरिवेशन हो। मुख्य रूप से हो गया है, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है, और एक चीज़ और करना है। अब आइए थर्मोडायनेमिक्स से इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में था, इसको लिखिए फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स comma we can correlate K star with delta G star through the following relation। डेल्टा G स्टार किया जाता है माइनस ऑफ RT LN K स्टार, K स्टार। और गैस फ्री एनर्जी होती है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा S माइनस T डेल्टा S। डिफिनीशन जो होती है गैस फ्री एनर्जी की, कि डेल्टा G इक्वल टू होती है डेल्टा S माइनस T डेल्टा S। लिखिए फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी, नीचे लिखिए डेल्टा G स्टार इक्वल टू डेल्टा H स्टार माइनस ऑफ T डेल्टा S स्टार। दोनों गैस फ्री एनर्जी है, इक्वेशन 10 और 11 दोनों गैस फ्री एनर्जी यानी चेंज इन गैस फ्री एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 वी मे राइट, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे, तो माइनस ऑफ RT LN K स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H स्टार माइनस T डेल्टा S स्टार। RT को उधर भेजिए तो यहाँ बचेगा LN K स्टार इज इक्वल टू, ये माइनस साइन जाएगा, डेल्टा H स्टार माइनस ऑफ T डेल्टा S स्टार अपॉन RT। आ गया? ठीक, LN हटाना है, LN हटाऊंगा तो पूरा एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो जाएगा, E के पावर में आ जाएगा। R K स्टार जब मैं करूँगा
तो Ln उधर जाकर e के पावर कर देगा माइनस डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार होल डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक। और इक्वेशन 9 आपने पाया है कि के स्टार इक्वल टू क्या पाया है, के इक्वल टू के स्टार आर टी बाई एन एच। अब यहाँ से 12 से के स्टार की वैल्यू 9 में ले जाइए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के स्टार फ्रॉम इक्वेशन 12 इन इक्वेशन 9 वी में राइट आप क्या लिख पाएंगे कि k इक्वल टू आर टी बाई एन एच इंटू ई के पावर ऑफ माइनस डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार होल डिवाइडेड बाई आर टी। ये हो गया किस एनर्जी के टर्म में, यानी थर्मोडायनामिक्स के टर्म में। ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है, लेकिन